खाटू श्याम जी पैदल यात्रा में जाने से पहले मैंने कैसे मम्मी से परमिशन ली थी ये मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था। फिर कैसे हम रीगस रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे और वहां पर कितनी ज़्यादा भीड़ थी। इसके बाद में कैसे हम सारे फ्रेंड एक जगह इकट्ठा हुए थे। इसके बाद में हमने निशान खरीद कर कैसे उसकी आरती करी थी। फिर विनोद भाई ने अपने सर पर साफा पहना था और इसके बाद में मुकुल भाई ने दुपट्टे खरीदे थे और हम सब ने दुपट्टे पहन लिए थे। इसके बाद में हम आगे बढ़े थे और इसके बाद में भटिंडा वाले भंडारे तक हम पहुंच गए थे लास्ट वाले व्लॉग में, जहां पर अमेजिंग फूड था और भंडारा काफी ज्यादा आलीशान था। तो इतना तो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बता दिया है। अब इसके आगे पैदल यात्रा का ये पार्ट सेकंड में आगे बढ़ाने जा रहा हूं। तो यार भटिंडा वाले भंडारे से हमने जल्दी से हमारा निशान उठा लिया, क्योंकि हमने भंडारे में इतना खाया था कि भंडारे वाले हमें पकड़ कर ना बैठा ले। और हम चारों यहाँ से निकल चुके थे हमारा निशान लेकर, क्योंकि बाबा ने हमें जल्दी बुलाया था और हम ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते थे। मैं फ्रेंड को बीच बीच में पूछ रहा था, खाटू वाले फ्रेंड विनोद को, कि हम कितना दूर चल चुके हैं, क्योंकि मुझे तो 2-3 किलोमीटर चलकर ही ऐसे लग रहा था जैसे हमने आधी दूरी तय कर ली है। बट यार विनोद ने बोला था, भाई अपन अभी 2-3 किलोमीटर भी नहीं आए हैं। ये सुनकर मेरी हालत खराब हो गई और मैंने शॉकिंग रिएक्शन देते हुए विनोद भाई की ओर देखा तो विनोद भाई ने बोला कि चलता जा भाई, पूरी रात बाकी है अभी तो, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है। वैसे यार मैं हर साल खाटू श्याम जी आता हूँ पैदल यात्रा के लिए और मुझे भी थोड़ा थोड़ा आइडिया है, बट इस बार गणित इतनी ज्यादा गड़बड़ कैसे हुई मुझे समझ नहीं आई। वहीं हमारे मुकुल और देवा भाई तो आगे आगे भागे जा रहे थे और भंडारे और हम पीछे छूटते जा रहे थे। उनको पता नहीं कौन सी जल्दी थी कि वो जल्दी में थे। और इसके बाद में भंडारे साइड में जैसे जैसे निकल रहे थे, मुझे तो अपना व्लॉग बनाना था, इसलिए मैं किसी भी भंडारे को रिकॉर्ड करने में मिस नहीं कर रहा था और हर एक अजीब सी हरकत को मैं कैमरे में कैद कर रहा था। यार रोड पर साइड में जितने भी भंडारे आ रहे थे उनकी लाइटिंग वगैरह इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि रोड पर पूरा माहौल सेट था। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर इस रोड पे एक भी भंडारा ना हो और ये रोड पूरी खाली हो तो लोगों को चलने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। अंधेरा हो जाएगा, उन्हें एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, आराम करने की और खाने की जगह बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो भाई ये सब भंडारा करने वालों का दिल से धन्यवाद कि वो इतना एफर्ट डालते हैं, इतना खर्चा करते हैं, इतना डेडिकेशन दिखाते हैं। और जितनी भक्ति ये पैदल चलने वाले लोग कर रहे थे उससे ज्यादा भक्ति मैं इन भंडारा करने वालों का मानता हूं कि वो इतना खर्चा कर रहे थे और इन श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे थे। इसके बाद में यार रोड पर आप देख सकते हो कैसे भीड़ बढ़ते ही जा रही थी। स्टार्ट में इतने ज्यादा श्रद्धालु नहीं थे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ते जा रही थी और पूरी रोड फुल हो चुकी थी। इसके बाद में भंडारे चलते जा रहे थे और हम भी चलते जा रहे थे और भंडारों से अलग अलग टाइप के भजन सुनने को मिल रहे थे। मस्त माहौल हो रखा था। इसके बाद में एक भंडारा आया जहां पर लोग एकदम से रुके हुए थे, भीड़ भी बहुत ज्यादा थी और हम काफी दूरी पर आ चुके थे। इसके बाद में हमें लगा कि क्यों न यहाँ पर थोड़ी देर रुका जाए। तो गाइस इस रोड पर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही होगी मेरी, क्योंकि भंडारों में बहुत ज्यादा क्राउड आ रहा है और यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज्यादा है। फ्रेंड है वो दोनों अंदर गए हुए हैं। मैं थोड़ा सा साइड में जाकर यार व्लॉगिंग कर लेता हूँ, क्योंकि वहां पर आवाज नहीं आ रही है। मैं ट्राई करूंगा कि जब एडिटिंग करूं तब नॉइस कैंसलेशन कर दूं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे भीड़ बढ़ती ही जा रही है। इसके बाद में जयपुर के इस मनोहरपुर वाले भंडारे पर हम रुके थे, जहाँ पर फास्ट फूड वगैरह काफी ज्यादा आइटम थे और यहाँ पर ड्राई फ्रूट तक फ्राई कर कर दे रहे थे घी में, जिसमें मखाने, बादाम, काजू, किशमिश सारे आइटम थे। और फास्ट फूड में बहुत ज्यादा आइटम थे, जिसमें टिक्की, पुचके, पास्ता, कुल्फी, बटर स्कॉच शेक, राजभोग, गाजर का हलवा, बहुत सारे आइटम थे। हमने सारे तो नहीं खाए। पिज्जा भी हमें यहाँ दिखाई दिया था और सफाई वाला एक कर्मचारी लगातार यहाँ पर सफाई कर रहा था। बहुत ज्यादा अच्छी अमेजिंग यहाँ की फैसिलिटी थी, यहाँ का फूड था। बहुत ज्यादा तो हमने नहीं खाया, बट 2-4 आइटम हमने टेस्ट करे। इसके बाद में यहाँ पर देवा भाई ने बोला था कि डोनेशन भी करना चाहिए, क्योंकि फ्री में हम नहीं खाएंगे। भटिंडा वाले भंडारे पर और यहाँ पर जयपुर के मनोहरपुर वाले भंडारे पर भी हमने थोड़ा सा डोनेशन करा था, क्योंकि देवा भाई का बोलना है कि जहाँ भी खाएंगे वहाँ थोड़ा थोड़ा डोनेशन जरूर करेंगे। स्पेशली यार मुझे तो ऊपर ये जो फव्वारे चल रहे हैं ये काफी ज्यादा पसंद आए थे, क्योंकि एक तो इनका व्यू काफी ज्यादा अच्छा आ रहा था, रिकॉर्डिंग अच्छी हो रही थी, और दूसरा इनसे हल्की हल्की बूंदे नीचे गिर रही थी जो भाई ठंडक दे रही थी। हालांकि ये गर्मी के लिए होती है, जब गर्मी लगती है तब इनसे थोड़ी थोड़ी ठंडक हो जाती है, बट सर्दी में भी ठंडक मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। इसके बाद में इस भंडारे से हम आगे निकल चुके थे और हमें आगे जाना था, क्योंकि बाबा बुला रहे थे। इसके बाद में यहाँ से हमने हमारा निशान उठाया और हम वापस चल पड़े थे खाटू श्याम जी के
के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा देर यहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए जल्दी जल्दी हमें आगे बढ़ना था। और हम जैसे ही आगे बढ़े तो मुकुल और देवा भाई वापस से स्पीड पकड़ लिए और वो जल्दी जल्दी आगे भागने लग गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था उनको कौन सी जल्दी थी, और विनोद भाई और मैं बातें करते हुए और हंसते खेलते आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पर भीड़ बढ़ते ही जा रही थी और मुकुल भाई और देवा भाई ने स्पीड पकड़ ली और वो बहुत ज्यादा आगे निकल गए। इसके बाद में हम चलते जा रहे थे और साइड में हमने देखा कि कुछ लोग रोड पर लेटकर अपनी मन्नत पूरी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर हमने सोचा कि यार हम तो नॉर्मली ही चल रहे हैं और ये लोग कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग मन्नत मांगते हैं और उसी तरीके से खाटू श्याम जी जाते हैं। तो हम तो बस चलते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। भंडारों से आने वाले भजनों की आवाज हमें और ज्यादा मोटिवेशन दे रही थी। सच में यार ये भंडारे वाले बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं, ना सिर्फ खाने में बल्कि यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था, भजन वगैरह चला रखे थे और पूरी रात ऐसा माहौल बनाकर रखते हैं कि श्रद्धालुओं को जाते टाइम किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। और सबसे बड़ी बात, उन्हें मोटिवेशन मिलता है और ऐसा माहौल मिलता है जिसमें वो पूरी रात सेफ तरीके से चल सकें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो इतने सारे लोग होते हैं संभालने के लिए। सबसे बड़ी बात है ये। तो इसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो यार मेरे पांव जैसे जैसे रोड पर रगड़ रहे थे, जिससे हीट पैदा हो रही थी और मेरे पांव में नीचे की साइड में जलन पैदा हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न रोड से इस कालीन पर शिफ्ट हो जाए जो मंदिर कमेटी ने रिंगस से खाटू श्याम जी तक बिछाए हैं। और विनोद भाई ने सही बोला था, ये पूरे रिंगस से खाटू श्याम जी तक बिछाए हुए हैं, इसीलिए कंटिन्यू लगे हुए हैं। हालांकि बीच बीच में कई जगह ये गायब थे, अब कहां चले गए थे मुझे पता नहीं है। शायद हो सकता है इधर उधर कहीं मिट्टी में दब गए हो या किसी ने उठा लिए हो, आई डोंट नो, बट बीच बीच में ये कई जगह नहीं थे। और बीच बीच में मैं भी रोड पर आ रहा था, बट मैं ट्राई कर रहा था कि इसी के ऊपर चलूं ताकि यार पैर ज्यादा देर तक सेफ रहें, सही रहें, क्योंकि हमें अभी बहुत ज्यादा दूर जाना था। हाफ दूरी भी अभी हमने तय नहीं करी थी। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो हर 150 मीटर पर कोई ना कोई भंडारा आ रहा था, जिस पर से भजनों की आवाज आ रही थी, लाइटिंग आ रही थी और हमें मोहित कर रही थी। बट हम कहीं भी रुके नहीं, क्योंकि हम रुकते तो टाइम और ज्यादा वेस्ट होता, इसलिए हम आगे बढ़ते गए। और हमने अचानक से देखा कि 500 मीटर पर टोल का बोर्ड आ चुका था। यहाँ से आगे निकलने के बाद में हमें पुलिस वालों का जाब्ता बीच में दिखाई दिया, जिन्होंने रोड के बीच में बैरिकेड्स लगा रखे थे और आने जाने वालों पर यह निगरानी रख रहे थे कि कौन सी गाड़ी कहां से आती है, क्योंकि गाड़ी वालों को यहाँ परमिशन नहीं थी, बस लोकल में जो लोग रहते हैं उनकी गाड़ी ही अलाउ थी। इस रोड पर श्रद्धालु ज्यादा चलते हैं और एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और लोग मारे जाते हैं, श्रद्धालु मारे जाते हैं, इसलिए उनकी सेवा में ये पुलिस वाले पूरी तरीके से सख्ताई बरत रहे थे। और श्रद्धालुओं में और खाटू मेले में सबसे बड़ा रोल इन पुलिस वालों का है, जिन्होंने पूरा प्रशासन संभाल रखा है। इसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे अंधेरा होता जा रहा था और चांदनी रात में सर्दी बढ़ते ही जा रही थी और थोड़ी दूर चलने के बाद में टोल भी आ चुका था, मतलब कि खाटू श्याम जी तक हमने आधी दूरी तय कर ली थी। और अंधेरे में मुझे वैसे तो डर लगता नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग साथ थे तो डरने की क्या बात थी। और सबसे बड़ी बात है, खाटू श्याम जी मेले में खाटू बाबा की कृपा थी तो भूत तो आसपास भटक भी नहीं सकते थे, इसलिए हम आगे बढ़ते गए। फिर भंडारों की रोशनी के साथ में मेरे दिल में भी रोशनी की किरण जाग उठी और इसके बाद में मैंने विनोद भाई को फोन पकड़ाया कि भाई मेरी अच्छी सी रिकॉर्डिंग तो बना दे, क्योंकि बाबा के दरबार पर जा रहे हैं, व्लॉग बनाने में ये वीडियोस काम आने वाले हैं। तो विनोद भाई ने मेरा अच्छा सा वीडियो बनाया। हालांकि मैंने उसे टोल पर भी वीडियो बनाने को दिया था, बट यार गलती से फोन में रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं हुई थी और मेरा वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था, बट अभी विनोद भाई ने रिकॉर्ड कर दिया था अच्छे से। इसके बाद में हम रुके थे यहाँ पर साइड में इस रेस्टोरेंट पर, जहाँ पर भैया रुके हुए थे, मामा जी के लड़के, जिनके बारे में मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। वो मेरे को लगातार कॉल कर रहे थे कि भाई कहाँ पहुँचे हो, कहाँ पहुँचे हो। वो हमसे आगे थे, बट यहाँ पर जैसे ही रेस्टोरेंट पर हम पहुँचे तो यहाँ से भी वो आगे निकल चुके थे। तो देवा और मुकुल भाई जो आगे चल रहे थे वो भैया से मिल चुके थे, बट मैं और विनोद भाई जब पहुँचे तो वो आगे निकल गए थे। इसके बाद में मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग करवाई और थोड़ी देर हम यहाँ बैठे थे, जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा सुकून आया था। इसके बाद में हमने पानी वगैरह पिया और थोड़ी देर बैठ जाने के बाद में मुकुल भाई ने बोला मेरा भी वीडियो बनाओ, तो मुकुल भाई का भी हमने वीडियो बना दिया। इसके बाद में विनोद और देवा भाई दोनों ने वार्तालाप करी और इसके बाद में जब हमने यहाँ पर रेस्ट कर लिया फिर हम जल्दी से यहाँ से निकल गए। और निकलने के बाद में हमने देखा कि पुलिस वालों ने वापस से जाब्ता कर रखा है और 2 व्हीलर्स वालों को भी ये रोक रहे हैं, शायद लोकल वालों को निकाल रहे थे ये। तो पुलिस प्रशासन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, मतलब कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं ये सब। और रात को यार 12-12 बजे तक ये ऐसे लगे हुए थे, मतलब पूरी नाइट ही ड्यूटी होगी इनकी, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। इसके बाद में हम यहाँ से निकल चुके थे और निशान विनोद भाई से मैंने ले लिया था और हम चल पड़े थे यहाँ से। तो यार रात को 12 बजे सड़कों पर नंगे पाँव, वो भी निशान लेकर, इतनी भीड़ में चलते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा एंजॉय फील हो रहा था और मोटिवेशन
आ रहा था क्योंकि हम बाबा के पास जा रहे थे और यहाँ पर विनोद, मुकुल, देवा भाई भी लगातार चल रहे थे और निशान अभी मेरे हाथ में था। इसके बाद में अंधेरे में हम चलते ही जा रहे थे कि अचानक मेरी नजर देवा भाई पर गई कि ये जोर जोर से हंसते ही जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो चुका है। फिर मुझे लगा कि कहीं कोई भूत तो इससे नहीं चिपट गया है। फिर मैंने सोचा यार इतने सारे भक्तों के बीच में भूत क्या लेने आएगा, और आएगा तो बुरी तरीके से मार खाएगा। फिर मैंने सोचा कि शायद नाइट्रस ऑक्साइड किसी ने छोड़ दी होगी जो देवा भाई ने सूंघ ली है। फिर अंधेरे में हमें अचानक से चमकता दिखा ये वाला डीजे और ये वाला भंडारा, जहां पर भाई जबरदस्त सेटअप हो रखा था। लोग डांस कर रहे थे बाबा के भजनों पर और यहाँ पर मैंने और मुकुल भाई ने भी जमकर डांस किया। यहाँ पर लोगों की भीड़ आप देख सकते हो कैसे लोग मजे ले रहे थे और बाबा शाम के भजनों पर नाच रहे थे। तो बाबा शाम के भजनों पर डांस करने के बाद में हमारे रोम रोम के अंदर से शाम शाम निकल रहा था। इसके बाद में हम यहाँ से निकल गए थे क्योंकि खाटू श्याम में बाबा शाम हमें पुकार रहे थे। और इसके बाद में हम यहाँ से निकले थे तो हमें यार बीच में मिट्टी दिखाई दी तो हम मिट्टी पर चलने लग गए थे क्योंकि मिट्टी की ठंडक में सच में चलने में मजे आ रहे थे। और रोड पर चल चलकर हमारे पैरों की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और धीरे धीरे हमें पता चल रहा था कि हमारे पैर थक रहे हैं। और थोड़ी दूर चलने के बाद में पुलिस वालों का जाब्ता हमें फिर से दिखाई दिया जो बाइक वालों को रोक रहे थे और साइड में भेज रहे थे। और इसके आगे चलने के बाद में मुझे पिंटू भैया मिल ही गए थे जो रिंगस से मुझे लगातार कॉल कर रहे थे कि भाई कहाँ पहुंचा। और अब जाकर मैं इन भैया से मिल चुका था और थोड़ी देर मैं इन भैया के साथ में चला था। फिर इन्होंने बोला था एक सेल्फी तो ले ले क्योंकि इनका अलग ग्रुप था। फिर बाद में मैंने इन्हें छोड़ दिया था और ये अपने ग्रुप में हो गए थे और हम इनसे आगे निकल चुके थे। ये हमसे 1 घंटा पहले निकले थे बट अभी हमने इन्हें क्रॉस कर दिया था। तो यहाँ से निकलने के बाद में आगे हमें एक ऐसा भंडारा दिखाई दिया जिसमें केवल लाइट ही लाइट थी। भाई इतनी जबरदस्त लाइटिंग हो रखी थी रोड पर, आप देख सकते हो, जो हमें खींच रही थी। बट हम रुके नहीं क्योंकि किसी भी भंडारे में हमें रुकना नहीं था और डांस वगैरह भजन वगैरह चल रहे थे। इसके अंदर हम एंजॉय करते करते आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद में हमें एक भंडारा दिखाई दिया जहां पर डीजे लगा हुआ था और डीजे को देखकर तो मैं और मुकुल भाई तुरंत भाग गए और इसके अंदर भी हमने डांस किया। यहां से फिर हम आगे बढ़े और आगे हम बढ़ ही रहे थे। इसके बाद में हमने देखा कि बीच में रेलिंग जैसा कुछ लगाया हुआ था जिस पर विनोद भाई ने बोला कि ये एक्स्ट्रा भीड़ जो रिंगस रोड पर होती है उसे कंट्रोल करने के लिए होता है ताकि भीड़ को यहीं पर रोक दिया जाए। इसे गिरा दिया जाता है ताकि भीड़ वहीं पर रुक जाए। इसके बाद में हम और आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में हमें दिखा डायमंड वाटर पार्क और यहाँ पहुंचकर हम समझ चुके थे कि हम खाटू के बहुत ज्यादा नजदीक हैं और थोड़ी देर में ही हम तोरण गेट पहुंच जाएंगे। इसके बाद में हमने थोड़ी राहत की सांस ली और देवा भाई ने पानी की बोतल निकाली जिसमें से हम सब ने पानी पिया। और इधर साइड में आप देख सकते हो कैसे लोगों के सोने की व्यवस्था यहाँ पर करी हुई है। मतलब रिंगस से खाटू श्याम जी पहुँचने में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। टॉयलेट, बाथरूम, हर चीज की फैसिलिटी है। आपके चोट लग जाती है तो उसके लिए भी मेडिकल फैसिलिटीज है। तो गाइज अभी खाटू श्याम जी हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। अभी तोरण गेट यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद में थोड़ा सा खाटू के अंदर राउंड लगेगा 2-3 किलोमीटर का। उसके बाद में मंदिर में दर्शन हो जाएंगे। और अभी जिगजैग स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि आज इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है, बट शायद कल से या परसों से जिगजैग भी ओपन हो जाएगा जब भीड़ ज्यादा हो जाएगी। बट अभी इतनी भीड़ नहीं है, तो देखते हैं आगे चलकर माहौल कैसा है। तो यहाँ तक आते आते मुकुल भाई के पांव जवाब दे चुके थे और इसके क्या यार हमारे सबके पांव जवाब दे चुके थे और मुकुल भाई यहाँ एक्सरसाइज कर रहा था। और थोड़ी दूर आगे चलने के बाद में गुड़गांव के मुकेश शर्मा का जो भंडारा है वो भी आ चुका था और 5 स्टार भंडारे के नाम से सबसे ज्यादा फेमस ये भंडारा है, लग्जरी भंडारा है, जिसके अंदर केवल रिकॉर्डिंग करने हम गए थे। बाकी हमने कुछ खाया पिया नहीं क्योंकि यार हमें अब दर्शन करने जाना था और इसमें देरी हो रही थी। तो यहाँ से निकलते ही हमें गोल्डन वाटर पार्क दिख गया था। मतलब कि हम खाटू श्याम जी पहुंच चुके हैं और हमारे अंदर एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ रही थी। और यार चलते चलते विनोद भाई, मुकुल, देवा और मेरी हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि हम सबके पैरों के अंदर दर्द होने लग गया था। विनोद भाई के तो सॉक्स तक फट गए थे पूरी तरीके से। इसके बाद में जैसे ही तोरण गेट से पहले बैरिकेड्स आए, ये वाला रास्ता होता है मंदिर मार्ग वाला जो अभी चालू नहीं था, सीधा तोरण गेट से लोगों को निकाल रहे थे। बट हम इधर घूम गए थे क्योंकि विनोद भाई ने बोला था इधर से चलते हैं, शॉर्टकट है, हम आगे उसी लाइन में मिल जाएंगे। जब हम 2 साल पहले विनोद के पास खाटू रहते थे तो हम यहाँ पर खूब घूमते थे और इसके बाद में इस रोड पर हम निकल चुके थे जो पूरी तरीके से सुनी थी और कोई भी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। नॉर्मली भीड़ ज्यादा होने पर यही रास्ता चलाया जाता है बट भीड़ अभी ज्यादा नहीं थी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ चुके थे।
तो गाइज अभी खाटू श्याम जी जा रहे हैं, तो रास्ते में तोरण गेट से पहले जो रास्ता आता है उस पर से हमने टर्न ले लिया था क्योंकि उधर ज्यादा भीड़ थी। तो फ्रेंड ने बोला था, जो खाटू श्याम जी वाला बंदा है, उसने बोला था कि इस वाले रास्ते से चलते हैं जिस पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पूरी रोड आप देख सकते हो खाली है और मेन जो रास्ता है वो पीछे से सीधा जा रहा था। हमने वहां से टर्न लेकर इस साइड आ गए हैं और खाटू श्याम जी में तो एंटर कर गए हैं। बस लगभग 1.5-2 किलोमीटर बाद में बाबा का मंदिर आ जाएगा, वहां पर हम दर्शन करने वाले हैं। तो यार हम जब निकले थे तब 7:30 बजे थे। उसके बाद में हमने वहां पर मंदिर गए थे और निशान वगैरह लिया था, तो हमें लगभग 8:30 बज गए थे निकलते निकलते। और इसके बाद में हम चल पड़े थे और भंडारे वगैरह में काफी ज्यादा एंजॉय किया और डांस वगैरह भी किया था, काफी एंजॉय किया। और यार पैरों में सबके दर्द हो रहा है भाई, चला ही नहीं जा रहा, हालत खराब हो रही है। आप देख सकते हो पैर भाई पूरे ऐसे जाम हो चुके हैं और अभी ऐसे लग रहा है बस जाकर लेट जाएं, बट बाबा के दर्शन करेंगे, बाबा ने बुलाया है तो चलना ही है। और अभी रात के 1:10 हो रहे हैं, तो अभी चलते हैं, देखते हैं कितनी देर में दर्शन हो जाते हैं। तो यार व्लॉग बनाते बनाते मैं थोड़ा पीछे रह गया, चलते हैं यार, फ्रेंड आगे जा रहे हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी भागकर भाइयों को पकड़ा और यहाँ पर पुलिस वापस से दिखाई दी, जो यार सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रख रही थी। और इसके बाद में खाटू में जो नए नए ये डिजिटल होर्डिंग लगाए हुए हैं ये मैंने देखे। और थोड़ी दूर हम आगे चल रहे थे कि लाइट अचानक से चली गई, पता नहीं क्या हो रहा था। मंदिर का मेन रास्ता है ये और इस पर यार लाइट चली गई। तो मुकुल भाई ने टॉर्च निकाली। इसके बाद में हम टॉर्च से देखते हुए आगे बढ़ रहे थे और थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद में श्रद्धालुओं की जिस भीड़ को हमने छोड़ा था वो हमें यहाँ पर मिल गई थी, मतलब हम शॉर्टकट से यहाँ पर पहुंच चुके थे। इसके बाद में स्टार्ट होती है खाटू श्याम जी बाबा के जाने की मेन भीड़, जिसमें लोग इतने सारे थे। और इन गलियों से होते होते फिर हम पहुंचे थे यहाँ पर रेलिंग पर, जहां पर हमने निशान से झंडा हटाकर नारियल चढ़ाकर और इसके बाद में इस ध्वजा को विनोद भाई ने अपने पास संभाल कर रख लिया था। इसके बाद में इन रेलिंग से होते हुए हम आगे बढ़े थे और आगे बढ़कर इस चौराहे पर देख सकते हो आप कितनी ज्यादा भीड़ थी। मंदिर के मेन एंट्रेंस के पास हम पहुंच चुके थे और भीड़ इतनी ज्यादा थी भाई जितनी हमने सोची नहीं थी। और यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो भाई कितनी जबरदस्त डेकोरेशन करी हुई है। ऊपर हाथी का मुख बनाया हुआ था जो लिटरली कमाल लग रहा था। और जैसे ही हम अंदर पहुंचे तो अंदर पूरे रास्ते में डेकोरेशन किया हुआ था। पहले जब हम आए थे पिछले साल और उससे पिछली साल इतनी ज्यादा डेकोरेशन नहीं थी, हालांकि डेकोरेशन थी बट वो अंदर से थी। बट अब की बार भाई मेन एंट्रेंस से डेकोरेशन की गई थी जिसने सबका मन मोह लिया था। इसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे डेकोरेशन वगैरह हमें काफी ज्यादा दिखाई दे रहा था। इसके बाद में हम आगे चल ही रहे थे कि अचानक से ऊपर एक इंसान हमें दिखाई दिया। हमने पूछा ये बंदा कौन है, तो विनोद भाई ने बोला कि ये राज पारिक है जो काफी ज्यादा फेमस सिंगर है, खाटू श्याम जी बाबा के भजन ये गाता है। तो इसके बाद में हम वापस आगे बढ़ने लगे और आगे का डेकोरेशन आप देख सकते हो कितना ज्यादा यार अमेजिंग लग रहा है। सच में यार बाबा श्याम के दरबार में आकर मन बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे अलग अलग डेकोरेशन हमें देखने को मिल रही थी। इसके बाद में ऊपर की ये डेकोरेशन आप देख सकते हो, ये पर्दे वगैरह लटकाए हुए थे। इसके बाद में जैसे ही मंदिर के मेन प्रांगण में हम एंटर हुए, यहाँ तो सच में भाई ऐसी डेकोरेशन थी। तो यहाँ का डेकोरेशन आप देख सकते हो भाई कितना ज्यादा अमेजिंग था, मतलब ऐसे मन कर रहा था बस इसे ऐसे ही देखते जाएं। हर किसी का फोन अपने हाथ में था और हर किसी ने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी, क्योंकि यार ये था ही इतना अमेजिंग के मन कर रहा था यहीं पर रुक जाएं। इसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो आगे थीम और चेंज हो रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हो भगवान शिव को ये समर्पित पूरी थीम है, जहाँ पर भगवान शिव के विनोद भाई ने बताया था कि कुछ ज्योतिर्लिंग वगैरह है उनकी थीम पर इसे बनाया गया है। और इसके बाद में हम जैसे ही आगे बढ़े तो यहाँ पर डमरू वगैरह लटकाए हुए थे जिन्हें लोग उछल उछल कर बचा रहे थे। और इसके बाद में जैसे ही मंदिर के मेन प्रांगण में हम घुसे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर जगह भाई अलग थीम, अलग डेकोरेशन। और अब की बार तो इस थीम ने सच में मन मोह लिया था। तो इसके बाद में हम बाबा के सामने पहुंच चुके थे भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए, जहां पर हमने आराम से बाबा के दर्शन किए, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं करी क्योंकि यहां पर दर्शन करना मेन पर्पस था। और दर्शन कर जैसे ही हम बाहर निकले तो यहां पर भी बहुत ज्यादा भीड़ थी, जिससे हमने लेफ्ट टर्न लेकर होटल की तरफ अपना मुख मोड़ लिया था। तो इसके बाद में थोड़ी देर हम एक जगह रुके थे और सारे भाई एक जगह इकट्ठा हुए थे। उसके बाद में हम आगे बढ़े थे क्योंकि भीड़ का प्रेशर एकदम से बहुत ज्यादा आ रहा था, क्योंकि दर्शन कर सब बाहर निकल रहे थे। इसके बाद में हम चारों भाई एक जगह इकट्ठा होकर आगे बढ़े थे और इधर से आता है लगदातार होटल, जिस पर यार लाइटिंग वगैरह काफी ज्यादा अमेजिंग हो रखी थी।
तो गाइज अभी 2:18 हुए हैं और दर्शन कर कर बाहर आ चुके हैं। भीड़ बहुत ज्यादा थी, पहले इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी बट आज सबसे ज्यादा रश है। फ्रेंड भी बता रहा है कि आज भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ी है और आने वाले 2-3 दिन में भीड़ और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो अभी हम तो भाई कैसे जैसे कर कर भीड़ में लाइन में लगकर दर्शन कर कर आ चुके हैं। डेकोरेशन बहुत ज्यादा अच्छा था मंदिर में इस बार। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो एंडिंग में थोड़ा सा डेकोरेशन था बट अभी इस बार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। और किस थीम पर था ये फ्रेंड बताएगा। ये भगवान शंकरनाथ के बैजनाथ धाम के जैसे थीम पर था, मतलब भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की सभी थीम को लेके बनाया गया था। तो भगवान की अलग अलग थीम दिखी थी अंदर, उसके बारे में फ्रेंड बता रहा था मुझे। हमने देखा था काफी अच्छी डेकोरेशन थी। तो अभी यार पैर वगैरह सबके दर्द कर रहे हैं और अभी निकलते हैं, बस होटल पर जाकर रेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर बाहर ये पोस्टर लगाया हुआ था जिस पर सारे सिंगर्स वगैरह और सेलिब्रिटीज की फोटोज लगी हुई थी, जिस पर मुकुल बता रहा था। और इस पर एक फोटो राज पारिक की भी थी जो अंदर हमें मिला था। और यार सबके पैरों की हालत आप देख सकते हो कैसे सब चल रहे थे। मेरे भी यार पाँव बहुत ज्यादा दर्द कर रहे थे। और इधर आप देख सकते हो यार होटल वाले इस वाले रास्ते पर यार भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, उधर कितनी ज्यादा भीड़ थी। और इस रोड पर पूरा सन्नाटा था और ये सारी शॉप है, इन पर कोई दुकानदारी वगैरह नहीं हो रही थी। और इसके बाद में हम आगे बढ़ गए थे होटल की तरफ और फाइनली हम होटल पर पहुंच चुके थे, जिसे देखकर हमें बहुत ज्यादा सुकून मिला था। और यार विनोद भाई तो जाते ही सबसे पहले बाहर लगी चेयर पर बैठ गया था और सबसे बुरे हाल विनोद भाई के ही थे क्योंकि इसके पाँव सबसे ज्यादा दर्द कर रहे थे। और मुकुल भाई को भी आप देख सकते हो कैसे अपने पाँव को मोड़ मोड़ कर एक्सरसाइज कर रहा था। तो गाइज अभी रात के 2:30 बज चुके हैं और अभी फ्रेंड के इस होटल पर पहुंचे हैं और अभी थोड़ी देर यार रेस्ट वगैरह करेंगे क्योंकि पाँव की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है यार। हम चल चुके हैं लगभग 20 किलोमीटर या शायद इससे भी ज़्यादा और हम चले थे 7:30 बजे और दर्शन वगैरह कर कर अभी होटल पर पहुंचे हैं। 2:30 बज चुके हैं और भैया वगैरह जो रास्ते में मिले थे वो अभी दर्शन नहीं किए उन्होंने क्योंकि लेडीज़ वगैरह उनके साथ है, इसलिए उनको टाइम लगने वाला है। वो भंडारे वगैरह में रुके हुए हैं, रेस्ट वगैरह कर रहे हैं और कुछ खा पी रहे होंगे। और अभी हम देखते हैं यार, बैठते हैं थोड़ा। अभी बैटरी भी लो हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है फोन में, 20% हो चुकी है। 100% चार्ज करके लाया था। अब थोड़ी देर बैठते हैं यार, रेस्ट करेंगे क्योंकि नींद भी आ रही है और पाँव तो भाई हालत खराब हो रही है। और सोकर उठेंगे तो भाई बहुत बुरा हाल होने वाला है पैर का, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। स्टार्टिंग में ठीक था बट एंड में आते आते हालत खराब हो जाती है। फिर जब सोकर सुबह उठते हैं तब और भी बुरा हाल होता है। तो चलो यार थोड़ी देर बैठकर रेस्ट करते हैं। तो जब तक चाय बन रही थी तो मैंने इन दोनों भाइयों को बोला था कि थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखाओ कि तुम्हारे पाँव में दर्द हो रहा है ये लगे। इसके बाद में मुकुल भाई तो ओवर एक्टिंग ही करने लग गया। ओवर एक्टिंग चाय पिला यार दोनों को, कमजोरी आ रही है इनके। वैसे यार बता दूं कि मैंने इनको एक्टिंग करने के लिए बोला था बट सच में यार पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था पैरों में। और विनोद भाई को तो मैंने बोला भी नहीं था एक्टिंग करने को, बट सच में इसका तो बहुत बुरा हाल हो रखा था। बाद में ये भाई गर्म पानी की बाल्टी लेकर आया था ताकि इससे मसाज कर सके। और मुकुल और देवा भाई के भी पाँव दर्द हो रहे थे बट सबसे ज़्यादा विनोद भाई की हालत ख़राब थी और मेरी थोड़ी कम थी क्योंकि मैं पैदल चलते रहता हूँ, रोज़ 3 से 4 किलोमीटर अप्रोक्स चल रहता हूँ, इसलिए मेरा इतना बुरा हाल नहीं था। हालांकि हल्का हल्का पेन था। तो यार बहुत ज्यादा बातें वगैरह हो चुकी थी। इसके बाद में हम पहुंच चुके थे ऊपर रूम में सोने के लिए। तो हम चारों भाई इसी रूम में एक साथ सोए थे। इसके बाद में सुबह मुकुल जल्दी उठ गया था और उसने हमें भी उठा दिया था क्योंकि उसकी जॉब थी और उसे जल्दी जयपुर पहुंचना था, इसलिए सुबह शायद 6:30 या 7 बजे के अप्रोक्स वो निकल चुका था। इसके बाद में हम थोड़ी देर और सोए थे। फिर देवा भाई ने बोला था चल यार हमें भी सीकर जाना है। इसके बाद में हम दोनों भी उठ चुके थे। देवा भाई पता नहीं क्या हो गया था इसके और अचानक से ये कांच के सामने अपने डोले शोले दिखा रहा था। मुझे तो लग रहा था इसके पाँव के दर्द का असर कुछ इस कदर हो चुका है कि ये ऐसी हरकतें कर रहा है। फिर ये टीवी को छेड़ने लगा और अपने डोले शोले दिखाने लगा। इसके बाद में इसकी बाहुबली वाले हरकतें हट चुकी थी और इधर हमारा विनोद भाई तो सो रहा था और मैं यहाँ पर लेटा लेटा सारी हरकतें देख रहा था। इसके बाद में फाइनली मैं भी बेड से उठ गया और हम दोनों रेडी हो चुके थे बिना नहाए सीकर जाने के लिए। इसके बाद में जैसे ही हम बाहर आए तो यहाँ पर हमने पीछे वाली रेलिंग देखी जिसमें भीड़ रात के मुकाबले काफी ज्यादा कम थी। इसके बाद में
में हम नीचे आए, थोड़ी देर बैठे और फाइनली हम निकल चुके थे सीकर के लिए। विनोद भाई हमें छोड़ने आया था बस तक और ये वाली बस थी जिसमें हमें जाना था। इससे पहले 2 बस हमने देखी थी, वो फुल गई थी। इसके बाद वेट करा था, तब जाकर हमें ये बस मिली थी जिसमें बैठकर हम सीकर के लिए रवाना हो चुके थे। तो गाइस, खाटू श्याम जी वाला व्लॉग आज इस सेकंड पार्ट में कंप्लीट होता है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा है और सेकंड दोनों देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में ये भी बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।